लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल, कौन सा, यानी फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिस्कस करने का मुख्य उद्देश्य कि 12वीं के बाद बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर यानी मूल्यांकन का स्तर चेंज हो जाता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिकों में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो क्या है, सारा सिलेबस इसके अंदर अपने कवर करेंगे। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर दो पेपर होते हैं, भौतिक भूगोल और दूसरा संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। तो भौतिक भूगोल और संसाधन पर्यावरण भूगोल के अंदर यानी पेपर की बात करते हैं तो 75 अंक के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज ये हम फर्स्ट पेपर का डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर की बात करते हैं तो इसमें ए, ब और स वर्ग के अंदर विभाजित किया गया है। ए वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 अंक के, जिसकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द और यानी ये 10 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं तो 20 अंक के हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं ब वर्ग में तो ब वर्ग के अंदर यानी कुल टोटल 10 प्रश्न आते हैं और उसमें से 5% यानी प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न करना होता है। तो इस प्रकार ये 5 अंक का यानी ये प्रश्न होता है और इसके अंदर बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन 5-5 अंक के हैं तो 25 अंक इसके अंदर हो जाते हैं और इसकी शब्द सीमा होती है 200 शब्द। तो इसके अंदर किस तरीके से करें तो जैसे अपना सिलेबस प्रारंभ होगा उसमें उन बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो यूनिट होती है यानी स वर्ग के अंदर देखें तो उसमें यानी प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन आता है और अपने सिलेबस में 5 यूनिट है और 5 यूनिटों में से 5 में से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। एक यूनिट में से ये यानी एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। फिर यदि हम बात करते हैं तो इसकी ये 10-10 अंक के होते हैं और 3 प्रश्न हो गए तो 30 अंक, तो 30 और 20 50 और बाकी जो 5-5 अंक के थे 5 क्वेश्चन 75 अंक का प्रश्न होता है। तो चलो अपने बीए पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो 5 यूनिट है तो इकाई 1, तो इकाई 1 के अंदर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है सौर मंडल, यानी हमारे सौर मंडल में यानी कौन कौन से मुख्य रूप से ग्रह है सौर परिवार के। तो उसमें यानी चाहे वो पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, उन ग्रहों के बारे में यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरे टॉपिक पे यदि हम डिस्कस करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और मुख्य रूप से उससे संबंधित कौन कौन से परिकल्पना या सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया यानी हम करेंगे। तो इसमें अपने बीए पार्ट सिलेबस के अंदर यानी 2 परिकल्पनाएं दी गई है। तो एक तो है निहारिका परिकल्पना, तो ये लाप्लास महोदय ने मुख्य रूप से दी। तो इसमें इसने क्या बताया है वो अपने यानी जब टॉपिक शुरू करेंगे तो उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ज्वारीय परिकल्पना, तो जेम्स नामक एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया और उसका भी हम अपने जब टॉपिक आएगा तो उसका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में नंबर 1 परिकल्पना की निहारिका परिकल्पना जो यानी लाप्लास महोदय की है, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स महोदय ने मुख्य रूप से क्या है दी। तो फर्स्ट नंबर ये। दूसरा यदि हम बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत,
यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यानी मुख्य रूप से एक नया सिद्धांत है। और जॉर्ज लेमेत्र नामक यानी मुख्य रूप से भूगोलविद ने यानी ये बिग बैंग सिद्धांत की परिकल्पना मुख्य रूप से की और उसमें महत्वपूर्ण यानी कई अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। जेम्स जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना देखें या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, उसमें उन्होंने कुछ कल्पनाओं का सहारा लिया है और इसमें बिग बैंग सिद्धांत के अंदर यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं आगे देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। यदि हमारी पृथ्वी के केंद्र तक जाएं तो 6371 किलोमीटर है। मनुष्य 3 से 4 किलोमीटर तक मशीनों के माध्यम से या ज्वालामुखी दरार है वहां भूगोलवेता यानी 1 किलोमीटर के दायरे तक ही जा पाए हैं। या भूमि से खनिज संसाधनों का दोहन होता है या तेल का दोहन होता है तो उसके आधार पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है तो उसके बारे में यानी प्राकृतिक कारक जैसे भूकंप विज्ञान व ज्वालामुखी है और अप्राकृतिक कारक घनत्व, दबाव, तापमान जैसे कारकों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा यानी तीसरा फैक्टर भी इसके अंदर आ जाता है जिसके अंदर यानी जो उल्का पिंड आते हैं और उल्का पिंडों के अंदर अध्ययन करते हैं क्योंकि उल्का पिंड पृथ्वी पर जब टूट के आते हैं तो उसका बीच का ही भाग बचता है, बाकी टूट यानी जल के नष्ट हो जाता है। तो उसके आधार पर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसका हम डायग्राम, रेखा चित्र और मैप के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक अवस्था कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, जैसे श्याल, सीमा, निफे या अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग प्रकार की परतें मानी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके यानी आंतरिक भाग को कईयों ने जोनों में बांटा है, कटिबंधों के अंदर बांटा है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे यदि हम देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या माना, पहले पृथ्वी एक थी, उसके यानी पेंजिया था, चार और पैंथाशाला था और धीरे धीरे क्या है यानी पृथ्वी के यानी दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना और धीरे धीरे वर्तमान यानी स्वरूप के अंदर यानी पहले तो हम आज से 2 साल पहले तो 7 महाद्वीप मानते थे और अब 8वां महाद्वीप भी आ गया, जलेंडिया। तो इसलिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि यदि हमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझना है तो हमें यानी विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर विश्व के जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का हमें अध्ययन करना होगा और महासागरों की जो श्रृंखला होगी उसका भी हम विस्तार से करेंगे। तो ये टॉपिक अपने लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। हालांकि जब इनको करवाएंगे तो प्रत्येक टॉपिक का हम डायग्राम, रेखा चित्र और इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो टॉपिक आपके लिए थोड़े से सहायकफुल इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेट विवर्तन की। प्लेटों के अंदर गतियां होना, पृथ्वी के अंदर यानी अलग अलग भूगोलवेता कई कहते हैं 6 मुख्य प्लेट है, 14 गौण प्लेट है, कई कहते हैं 7 प्लेट हैं। तो इस प्रकार इन प्लेट की गतियां कैसे होती है, कौन कौन सी गतियां हैं और कौन कौन से बल लगते हैं, उसके बारे में प्लेट विवर्तनिकी के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समस्थिति यानी आइसोस्टेसी, यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी हम सूर्य के 4 और 35 दिन में 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी पर जो पर्वत, पठार, मैदान स्थित है ये मुख्य रूप से क्या है यानी गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी घूर्णन गति काफी है और उसके कारण ये कैसे स्थिर है, तो इसके बारे में समस्थिति क्या है और समस्थिति से संबंधित एली, प्राट, जोली, बोबे जैसे भूगोलवेताओं के मतों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण इसके अंदर करेंगे। आगे हम देखते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत। देखिए पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। पर्वत 2 तरीके से बनते हैं, एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी से लावा निकला और लावा से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण बन गया।
दूसरा यदि हम बात करते हैं, दो प्लेटें आपस में टकराई और बीच का मलबा क्या हो गया, वलित हो गया। तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें कुछ भूगोलवेताएं जैसे जोली है, कोबर है, आर्थर होम्स के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। तो ये यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और तो उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो ये तो जाती है अपनी कौन सी फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम भौतिक भूगोल की सेकंड यूनिट का विश्लेषण करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने लिए दिए गए हैं। तो इसमें पहले आ जाता है शैल, उनके प्रकार और विशेषताएं। भी शैल क्या है, यानी भूपरपट्टी के अंदर अनेक खनिजांशों और वनस्पति अंशों और विभिन्न धातुओं के समेकन से जो मुख्य रूप से जो क्या है ऊपरी चट्टान बनती है, यानी ऊपरी जो क्रस्ट बनती है वो क्या है, शैल है। और शैल के अंदर दो या दो से अधिक खनिजांशों का क्या होता है, योगदान होता है। और फिर शैल कितने प्रकार की है इसका भी विश्लेषण करेंगे। भी उत्पत्ति के आधार पर शैल तीन प्रकार की है। एक तो आग्नेय शैल जो प्रारंभ में यानी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ लावा के ठंडा होने से बनी, वर्तमान में भी आग्नेय शैल बन रही है। कैसे, यानी ज्वालामुखी प्रफुटित होता है, ज्वालामुखी से लावा निकला और लावा के ठंडा होने से शैल बनती है। दूसरी यानी काइंटिक चट्टान, शैल के अंदर क्या होता है, यानी ताप और दाब लगता है तो अपने जगह पर यानी अपने रंग गुण धर्म के अंदर परिवर्तन करने की ताप और दाब की वजह से हुआ, ये कौन सी होगी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसके बाद अवसादी चट्टान, यानी एक चट्टान का मलबा, वायु, नदियां, हिमनदियां जो अन्य कारक हैं उनकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक जगह पर एकत्रित होने से जो चट्टान बनी वो अवसादी, चूंकि ये परत दर परत होती है इसलिए चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इसका एक एक डायग्राम बना के यानी बढ़िया तरीके से हम क्लियर करेंगे। तो शैल, उनके प्रकार और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। फिर आता है अपक्षय क्या है, किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटकर फूटकर बिखर जाना, कौन से, भौतिक व रासायनिक कारकों की वजह से, तो वो तो क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाता है। यदि चट्टान का प्रतिस्थापन हो जाएगा तो अपर्दन हो जाएगा। तो अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, अपक्षय के लिए कौन कौन से कारक मुख्य रूप से क्या है प्रभावित करते हैं, इनका विस्तार से हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आगे हम बात करते हैं मृदा निर्माण। मृदा या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, वे मूल चट्टान है, वनस्पति है और जलवायु है, जैसे कई कारक हैं मृदा के निर्माण के अंदर सहायक होते हैं। एक सर्वगुण संपन्न मृदा को बनने में लगभग 600 से 1000 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अपर्दन होने में कुछ घंटों के अंदर अपर्दित हो जाती है। तो मृदा एक हमारी अमूल्य संपदा है, तो इसको हमें क्या करें, संरक्षण करें। और संरक्षण कैसे होगा, जैसे वर्षा ऋतु है वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार यानी जो हमारी माँ है उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो मृदा निर्माण हमारे सिलेबस के अंदर आता है। इसके बाद भू संचलन, भू मानी पृथ्वी, संचलन मानी गतियां, पृथ्वी के अंदर यानी गति उत्पन्न होती है, वो गति क्षैतिज भी हो सकती है ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, और उन गतियों के परिणाम स्वरूप ही यानी मुख्य रूप से ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, प्लेटों में मुख्य रूप से क्या होती है, गतियां होती है। तो उनका हम विश्लेषण करेंगे, उसके कारण वलन, भ्रंश और मुख्य रूप से क्या है जैसी कई परिघटनाएं होती है, तो उनका भी हम अपने सिलेबस में बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे जाते हैं तो पटल विरूपणी। पटल माने भूपटल, विरूपण माने उसके अंदर क्या है, विकृति लाने वाला बल, और पटल विरूपणी बल क्या है उसका भी हम अपने सिलेबस के अंदर क्या है जब टॉपिक करेंगे तो उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पटल विरूपणी बल क्या है, कितने प्रकार का है, और उसके अंदर बाद में यानी अपने टॉपिक में भ्रंश एवं वलन। तो भ्रंश क्या है, वलन क्या है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। भ्रंश क्या है, पृथ्वी के अंतर्जात बल, अंतर्जात बल में कौन सा, क्षैतिज बल, और क्षैतिज बल में कौन सा भाई, यानी तनाव मूलक बल। जब किसी
चीज को दूसरी तरफ खींचते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। वो दरार है क्या है, भ्रंश है। वलन इसका अपोजिट हो जाएगा। पृथ्वी का अंतर्जात बल में क्षैतिज बल और क्षैतिज बल में आमने सामने वाला बल, और आमने सामने वाले बल को कहते हैं संपीड़नात्मक बल। और संपीड़नात्मक बल की वजह से चट्टानों में जो लहरदार आकृति में मोड़ पड़ जाते हैं वो क्या है, वलन है। तो डायग्राम, रेखा चित्र और बड़ा इजी वे में हम अपने क्लियर करेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते जाएंगे अपने। फिर आगे हम बात करते हैं भूकंप। पृथ्वी में कंपन होना, और ये कंपन क्यों होता है, बहुत से कारक हैं इसके लिए, जिसमें पृथ्वी में रेडियोधर्मी पदार्थ भी हो सकते हैं, पृथ्वी के अंदर लंबवत क्षैतिज गतियां हो सकती हैं, पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से भूमि का जल का रिसना, जैसे कई कारक हैं। जब इसको हम खोल के पढ़ेंगे तो बड़ा डायग्राम, रेखा चित्र से इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी क्रिया क्या है, ज्वालामुखी आने के कारण और उससे निर्मित शिलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक आप 10वीं 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ज्वालामुखी बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। देखिए छोटा सा उदाहरण देखो, ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है, उसके माध्यम से आंतरिक भाग से कंकड़, पत्थर, बजरी, लावा, विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हुआ है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्रिया जब इसके ऊपर शंकु बन जाएगा वो क्या है, ज्वालामुखी क्रिया है। तो इसलिए टॉपिक को अपने यानी बारीकी से अध्ययन करेंगे, और यही टॉपिक हमारे हैं जो हमारे आगे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्योंकि ये बीए के साथ साथ अपना उद्देश्य साथ साथ के अंदर कंपटीशन की तैयारी करना भी है, तो उन प्रश्नों पे जब सिलेबस करेंगे तो उस पर अपने डिस्कस करेंगे। इसके बाद यानी अपना क्या हो गया, ज्वालामुखी क्या है, कारण, उससे निर्मित शिलाकृतियां। दो प्रकार की शिलाकृतियां, पृथ्वी के अंदर बनेगी अंतर्जात शिलाकृतियां और बाह्य भाग में बनेगी बाह्य शिलाकृतियां। तो उनका प्रत्येक का डायग्राम बनाकर अपने इसका विश्लेषण करेंगे। ये तो हो गया अपना क्या है, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपने सिलेबस में आती है थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट के अंदर बात करते हैं भी अपर्दन चक्र। पर्वत बना, पर्वत पर नदियों ने अपर्दन किया, अपर्दित मलबा को क्या है निचले भागों में समुद्र में जमा करती रहती है, समुद्र में फिर दाब उठा, भूकंप यानी ज्वालामुखी के द्वारा या मुख्य रूप से वलन की क्रिया के द्वारा यानी क्या बन गया, पर्वत। तो अपर्दन चक्र क्या है, और अपर्दन चक्र से संबंधित दो सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत तो कौन सा, विलियम मॉरिस डेविस का सिद्धांत, दूसरा है वाल्टर पेंट, और इससे संबंधित यानी कब दिया, क्यों दिया, क्या रीजन था, उसका हमें अपने जब टॉपिक करेंगे उसमें विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद यानी अपने थर्ड यूनिट के अंदर आ जाती है शिलाकृतियां, और शिलाकृतियों में भी कौन सी, बाह्य शिलाकृतियां और बाह्य कारक। जैसे नदी अपर्दन करेगी और निक्षेप करेगी तो नदी के द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनेगी। तो नदीगत शिलाकृतियां, तो नदी के अपर्दन से जो शिलाकृतियां बनेगी वो अपर्दनात्मक शिलाकृतियां होगी, और नदी के द्वारा निर्मित जो निक्षेप की क्रिया के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां बनेगी, जैसे जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, नदी तटबंध है, गुम्फित नदी है। जैसे एक एक का अपने इस तरीके से श्रृंखला में अपने अध्ययन करेंगे कि वो यानी 10-10, 12-12 शिलाकृतियां हैं। आप एक बार पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शिलाकृतियों को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपने चैनल के साथ बने रहिए। उसकी बात करते हैं कास्ट शिलाकृतियां। कास्ट कहते हैं चूना। तो चूने प्रधान प्रदेश में जब वर्षा होती है तो वर्षा, चूना क्या करता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया करता है, तो वहां से जो मुख्य रूप से कुछ चट्टानें वहां से हट जाती है, और हटने से वहां अपर्दनात्मक शिलाकृतियां बनेगी, और वही चूना जब नीचे भूमि के अंदर जाएगा तो वहां भी कई अंतर्जात निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनेगी, जैसे स्टेक्लेटाइट है, स्टेक्लेमाइट है और कंदरा स्तंभ है,
हालांकि ये टॉपिक आप यानी भौतिक भूगोल बीए पार्ट यानी 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसको अपने थोड़ा सा विस्तारित रूप में पढ़ेंगे, एक का डायग्राम बनाकर क्लियर इसके अंदर करेंगे। तो इसके बाद हिमालयकृत शिलाकृतियां, हिम की नदियां, तो हिम की नदियां जो यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी नदी से ऊपर जो क्षेत्र होता है बर्फीला क्षेत्र होता है, ऊंचे क्षेत्र या ऊंचाई क्षेत्र से तात्पर्य है कि यह हमारा ग्लोब है। ग्लोब के अंदर विषुवत रेखा पर आपको पता है सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी, तो यहाँ 5 से 6,000 मीटर ऊंचे बर्फ बनेगी और बर्फ के अंदर जो नदियां बहेगी वो हिम नदियां। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ 3 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं तो लगभग 1600 किलोमीटर और आ जाते हैं तो 0 डिग्री पर भी हिम की नदियां मिल सकते हैं। वो निर्भर करता है कि वो भौगोलिक भूखंड है यानी कौन से अक्षांशों में है, तो वहां हिम नदियों के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक शिलाकृतियों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाता है पवन निर्मित शिलाकृतियां, और पवन चलती है शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश यानी जहां वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होगी शुष्क, 25 से 50 होगी अर्धशुष्क। तो अपना थार का मरुस्थल है, उसमें वायु बड़ी द्रुत गति से कार्य करती है और वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक जैसे छत्रकशिला है, गारा है, इंसेलबर्ग है, ड्राइकांट्र है, पाषाण जालक है, जैसी कई शिलाकृतियां बनती हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा निक्षेपात्मक शिलाकृतियां, तो निक्षेपात्मक शिलाकृतियां 3 हैं, जिसमें एक तो आता है बालू का स्तूप जिसको हम टीला कहते हैं, दोहरा कहते हैं। तो इस प्रकार यानी बालू का टीले भी कई प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, हेलमेट, कई प्रकार के। जब अपना सिलेबस के अंदर अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे तो उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है लोयस। लोयस भी एक प्रकार का टीला है जो मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार की यानी क्षेत्र के अंदर महीन बारीक धूल के कण जमने से इसका निर्माण होता है। और तीसरा बात करते हैं उर्मिक चिन्ह। उर्मिक चिन्ह क्या होता है कि आपने देखा होगा बालू का टीला है और बालू का टीले पर लहरदार आकृति के 1 से 1.5 सेंटीमीटर के जो लहरदार आकृति के जो चिन्ह होते हैं वो क्या है, उर्मिक चिन्ह है। तो उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ अपने थर्ड यूनिट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसमें डेविस और पैंक का आवर्धन चक्र है, 4 शिलाकृतियां हैं, नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, हिम नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, वायु के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, और इसके बाद आती है तटीय शिलाकृतियां। तटीय से तात्पर्य समुद्र का जो तटवर्ती किनारा वहां क्या चलती है, यानी समुद्री लहरें, धाराएं, और धाराएं अपने औजार कंकड़ पत्थर के साथ अपर्दन करती है तो अपरदनात्मक शिलाकृतियां बनेगी, और निक्षेप करेगी तो निक्षेपात्मक शिलाकृतियों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये थर्ड यूनिट हो जाती है। अब बात करते हैं चौथी यूनिट में। तो चौथी यूनिट है वायुमंडल का संगठन और उसका स्थिरीकरण। भी हमारे चारों ओर जो मुख्य रूप से क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल का कण और का जो मिश्रण बना वो वायुमंडल है। और वायुमंडल हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी पावर के कारण क्या है, टिका हुआ है। इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और मुख्य रूप से क्या आयन मंडल, बहिर्मंडल, यानी उन कौन कौन सी परतें पाई जाती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन गैसों का अनुपात क्या है, रासायनिक संगठन की दृष्टि से यानी सम और विषम मंडल में बांटते हैं, तो उनका हम बारीकी से डायग्राम के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा यानी विश्लेषण इसके अंदर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ताप। सूर्य के द्वारा यानी जो मुख्य रूप से लघु तरंगों के रूप में यानी ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या, सूर्य ताप है। और सूर्य ताप के द्वारा ही हमारे जो जीव जंतु वनस्पति हैं वो उसमें ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो सूर्य ताप क्या है, सूर्य ताप में यानी कितनी मात्रा में आता है, उसका हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। फिर यानी दूसरा आता ऊष्मा बजट, यानी सूर्य से जो ऊष्मा आई उसका फिर क्या है यानी वापस रिफ्लेक्शन, तो ऊष्मा बजट क्या है, कितनी मात्रा में आती है, क्या क्या कहां कहां मुख्य रूप से क्या है कंज्यूम होती है, और किस प्रकार से या वीकेंड विधि के द्वारा यानी कई विधियों के द्वारा वापस जाती है, तो उनका हम विश्लेषण उस टॉपिक के अंदर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है तापमान, टेम्परेचर। तो तापमान क्या है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं,
और विश्व में तापमान का वेतन कैसे पाया जाता है, इसका हम तापमान वाले टॉपिक के अंदर विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा वायु दाब और पवने, अपने चंद्रमा पर जाएंगे तो वायु दाब बहुत कम है, अपने पृथ्वी पर वायु दाब सबसे ज्यादा है, समुद्र के किनारे पर सबसे ज्यादा वायु दाब होता है। तो यानी वायु दाब क्या है, उसका भौगोलिक यानी क्षेत्रीय विभिन्नताएं कौन कौन से कारकों की वजह से होती है, और उसका हम विश्लेषण इसके अंदर करेंगे। पवने कौन कौन सी हैं, स्थायी पवने, अस्थायी पवने और स्थानीय पवने, उनका भी हमें इस पवनों के टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। इसके अलावा जेट स्ट्रीम क्या है, क्षोभ मंडल के अंदर 7 से 14 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जो यानी चलने वाली जो द्रुतगामी पवने हैं, किन किन अक्षांशों में चलती है, क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार की होती है, उनका हम अपने जब जेट स्ट्रीम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ क्लियर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वायु राशियां और वातागर। वायु की जो समूह के अंदर चलती हैं वायु राशियां कहलाती हैं, वो यानी कितने प्रकार की होती है, उष्ण वायु यानी यानी ठंडी वायु राशियां, फिर क्या वातागर, जब गर्म और ठंडी वायु राशियां होती हैं तो वातागर का निर्माण होता है, कोरा छाता है, क्या क्या विशेषताएं, उसका विश्लेषण जब हम वायु राशियां और वातागर का टॉपिक पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे। इसके अलावा चक्रवात क्या है, और अपने जो वर्षा होती है ये अब उसमें यानी कई चक्रवात आते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर पीछे आपने 2-4 दिन पहले देखा चक्रवात आया हुआ था, और अपने भी क्या है साल में बहुत से चक्रवात आते हैं। तो उसका यानी चक्रवात क्या है, चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यानी मुख्य रूप से कर्क और मकर रेखाओं के मध्य आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब मकर और कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं तब वहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्या क्या विशेषताएं, क्या यानी हमारे मौसम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनकी विस्तार से हम अध्ययन जब टॉपिक करेंगे तो उस यानी उसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है जलवायु के प्रकार। विश्व के अंदर यानी मानसून जलवायु कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, रोम सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो यानी पेरी जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो वो जलवायु वाले टॉपिक में करेंगे। और ये टॉपिक जब तक आप महाद्वीप और महासागरों की स्थिति का आपको आंकलन नहीं होगा वो टॉपिक उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि महाद्वीप महासागर का जो बेसिक परिचय है वो जरूरी है। तो वो 8 महाद्वीप मैंने करवा दिए हैं, महासागरों को भी हम विश्लेषण करेंगे क्योंकि महासागर भी अपने सिलेबस में है, जैसे हम अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो जलवायु का प्रकार और हमारे भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कि विश्व को कितने जलवायु कटिबंधों के अंदर बांटा है, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, तो उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो ये आ जाती है अपने कौन सी चौथी यूनिट इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अंतिम यूनिट आती है अपने 5वीं इकाई। तो 5वीं इकाई में क्या है, महासागरीय नेतल का विन्यास, यानी महासागरीय नेतल माने तली। अब उसके अंदर यानी उसकी उच्चावच कैसा है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे स्थल भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटियां हैं, उसी प्रकार समुद्र अपना क्या है संपूर्ण ग्लोब के 1% भाग पर है, तो उन पर भी ये उच्चावच पाए जाते हैं। उनको मंडलों में बांटा गया है, जैसे महाद्वीपीय, मगन तट, मगन ढाल, गहरे महासागरीय मैदान और गर्त। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका कितना ढाल पाया जाता है, वो यानी अलग अलग समुद्रों में क्या स्थिति है, तो उसका विश्लेषण जब ये टॉपिक करेंगे तो अपने के लिए क्या है यानी उसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा महासागरीय जल का तापमान कितना पाया जाता है, अलग अलग महासागरों में क्या स्थिति है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो इसलिए तो कह रहा हूं जब महासागर पढ़ेंगे तो वो टॉपिक अपने लिए बड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा लवणता का वितरण, यानी महासागरों में लवणता का वितरण यानी कहाँ पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, कौन सी झील में पाई जाती है। और ये प्रश्न पूछे भी जाती है कि टर्की की वॉन झील है 330 प्रति हजार लवणता, यानी 1 किलोग्राम जल के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, उसमें 330 ग्राम लवणता पाई जाती है। और
अलग अलग महासागरों में अलग अलग लवणता है, उससे संबंधित है, यानी चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या अन्य एग्जाम हो, उससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अपना बेस मजबूत होगा तो आगे अपने लिए ये और आसान हो जाएगा। इसके अलावा महासागरीय धाराएं, तो धाराएं जब तक महाद्वीप के तटों से टकराएंगी, तट से टकराने के बाद दूसरी धारा बन जाती है। कौन सी ठंडी धारा, कौन सी गर्म धारा, यदि मैप के अंदर यदि हमें लोकेशन पता है तो धाराएं बिल्कुल इजी है, वरना यानी धाराओं को समझना इतना कठिन है कि यानी आप पूछो मत। लेकिन यदि मैप की क्लैरिटी है, कौन से तट है, कौन सा देश है या कौन से महाद्वीप क्षेत्र है, तो उन क्षेत्र के लोकेशन के आधार पर धाराएं यानी मुख्य रूप से टकराकर उत्पन्न हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से आती है और लेबाडोर कहाँ से आती है, या अपने यानी अलग अलग धाराएं महाद्वीप और महासागरों का जो टॉपिक क्लियर होगा तभी अपनी आ सकती है। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं महासागरीय धाराओं के बाद ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है, यानी समुद्र के अंदर यानी चंद्रमा और मुख्य रूप से सूर्य के यानी जो गुरुत्वाकर्षण होता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं। तो ज्वार और भाटा क्या है, कितने प्रकार का होता है और कब आता है और कितने प्रकार का है, इसका विश्लेषण हम अपने जब सिलेबस अध्ययन करेंगे। इसके अलावा महासागरीय निक्षेप, महासागर माने महासागर, निक्षेप यानी उसके अंदर निक्षेप होना और वो कितने प्रकार का है, कौन कौन से कारक उसमें यानी वो निक्षेप करते हैं, उसका हम विश्लेषण जब ये टॉपिक क्लियर करेंगे तब यानी इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा परवाल भित्तियां क्या है और परवाल वलय क्या है। परवाल भित्ति, परवाल एक समुद्री जीव है, भित्ति मन भेंट, क्या भेंट दीवार। परवाल जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन से जो समुद्र में दीवार बनती है वो परवाल भित्ति है। और परवाल भित्ति हर एक जगह नहीं पाई जाती, उनकी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। परवाल जीवों के लिए यानी भोजन होता है चून, प्लैंकटन, इसके अलावा अपने चारों खोल बनाते हैं, वो चूने का उपयोग, और तापमान कितनी चाहिए, लवणता कितनी चाहिए, उन टॉपिकों का यानी उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यानी परवाल वलय क्या है, उसके प्रकार यानी परवाल भित्तियां कितनी प्रकार की है, तटीय परवाल भित्ति और अवरोधक परवाल भित्ति, वलयाकार परवाल भित्ति, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, जिसमें नंबर 1 आता है चार्ल्स डार्विन का यानी मुख्य रूप से क्या उत्तलन सिद्धांत, मरे का सिद्धांत, डेली के अनुसार परवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस प्रकार ये अपना टॉपिक है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।